इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गैप रिड्यूसिंग कंडीशन का मतलब होता है कि जब गैप रिड्यूस होता है तो एक इस डमी मॉडल को आप समझो, दिस इज अ डमी मॉडल। अब ये आपका एंटीरियर व्यू है एंड दिस इज अ पोस्टीरियर व्यू, मतलब सामने से स्पाइन ऐसी दिखेगी, पीछे से ऐसी दिखाई देती है ना, और साइड से कर्व्स दिखाई देते हैं। तो गैप रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ शेप हो जाए। तो जब भी आप आगे वाली बेंडिंग करोगे तो ये बेंडिंग होती है, और जब ये आगे गैप बढ़ेगा तो क्या होता है, यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स जो होती हैं इनमें कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, तो जिसके कारण ब्लड सप्लाई रुकती है। तो कैसे सिम्टम्स जो है हमें देखने मिलेंगे, चलो तो हमें कैसे सिम्टम्स जो है देखने के लिए मिलते हैं सामने, कि जब भी आप सामने कमर पे हाथ रखो, जब भी हम गर्दन आगे करेंगे तो पेन होगा, लेकिन इन दैट कंडीशन इफ ही इज डूइंग द बैकवर्ड बेंडिंग तो ही फील्स वेरी रिलैक्स। जैसे कल सर ने बताया, अगर वो गैप रिड्यूसिंग है तो आगे करने में पेन है, लेकिन पीछे करने में बहुत ही ज्यादा आराम है। वैसे ही अगर कमर की बात करेंगे तो आगे बेंड होंगे, आगे बेंड होना मतलब कोई भी चीज सामान उठाने के लिए, बैठने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, या कुर्सी से खड़े होने के लिए, सोफे पे बैठने के लिए, तो कमर में पेन है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सिम्टम्स की पहचान कैसे होती है पूरा, कि पेन या तो सेंटर में रहेगा, पेन या तो सेंटर में इस पॉइंट पे जो है रहेगा, या दोनों साइड रेडिएट होगा, या दोनों साइड रेडिएट होगा, बीच में नहीं तो दोनों साइड। लेकिन जब जब पेशेंट बैकवर्ड बेंडिंग करेगा, लाइक दिस, गर्दन की सर्वाइकल है तो, या कमर की, या कमर में हो, ठीक है, तो ऑलवेज द पेशेंट इज गोइंग टू बी फील गुड। तो ऐसे लोगों को जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू आस्क कि भैया आपको आगे झुकने में पेन है तो बैकवर्ड बेंडिंग में कैसा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि रिलैक्स, इसीलिए हम बार बार बैकवर्ड बेंडिंग करते रहते हैं। तो समझ जाना ये गैप रिड्यूसिंग कंडीशन है। इसके सिम्टम्स, अगर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, कई ज्यादा टाइम हो गया है, तो ये गर्दन, शोल्डर और कई बार हाथों में भी झुंझुनी नमनेस जो है आने लग जाती है, कई बार फिंगर्स में भी होने लग जाती है। तो ये सिम्टम्स जो है हो सकता है गैप रिड्यूसिंग कंडीशन के, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? सही होता है एक्सरसाइज। अब कौन सी एक्सरसाइज है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे ये प्रॉब्लम अरे वही बोलो तो बाद में टॉपिक तो समझाना, तो बीच में हम क्यों लेके आ रहे हैं ना। अब इसके बाद है गैप रिड्यूसिंग कंडीशन। गैप रिड्यूसिंग कंडीशन का मतलब होता है जब आप गर्दन पीछे करते हो तो पेन होता है, लेकिन जब गर्दन आगे करते हो तो यू फील वेरी रिलैक्स। अब ये प्रॉब्लम होगी, पीछे करने में पेन होना, आगे करने में रिलैक्स होना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैप रिड्यूसिंग कंडीशन। मतलब आप इनसे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो आपको बताया था स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये उनके अलग-अलग प्रकार हैं, प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है गैप जब एक साइड से कम हो उसको बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क का मतलब होता है जब जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है एक साइड से स्ट्रेच आउट होकर बाहर है। ये जो आप देख रहे हो कि नॉर्मल डिस्क है अपनी अपनी जगह, लेकिन एक जगह से स्ट्रेच आउट होकर बाहर आई, और जिस साइड से बाहर आई वहां की नर्व्स को कंप्रेस कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं बल्ज डिस्क। तो मतलब स्ट्रेच आउट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और जब एक साइड से नर्व कंप्रेशन, तो इसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि एक साइड पेन हो रहा है, केवल एक साइड, भले सर्वाइकल हो तो हाथ में जाएगा और लंबर में हो तो पैरों में जाएगा। तो समझ जाना बल्ज कंडीशन है। अगर यही डिस्क बाहर आने के बाद फ्रैक्चर हो जाती है, फट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क या डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन, ये जब ये एक साइड से इसका बाहर वाला जो पोर्शन है, एनुलस पोर्शन हैज बीन ब्रेक डाउन एंड इनर पोर्शन लीक्स अप,
दैट कंडीशन वी कॉल द हर्निएटेड डिस्क। और ये सारी चीजें जो डायग्नोज होती हैं ये आपके एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू ही डायग्नोज होती हैं। लक्षण से हम केवल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्ज हो सकता है या हर्निएशन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लक्षण जो आएंगे वो एक साइड के ही आते हैं, दूसरी साइड पेन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रीम मटेरियल है वो प्रेशर के कारण बाहर आ गया, वो वाला सीन है। और जो पहले वाला जो था उसमें मटेरियल बाहर नहीं आया है, उसका सर्कमफरेंस बढ़ गया है एक साइड से, जैसे कि दिस गोल होनी चाहिए, अब इसके एक साइड से ज्यादा सर्कमफरेंस बढ़ गया। ठीक है, कर्व जो लोड होता है या क्या बोल रहे हैं? ये सर्कमफरेंस जो बढ़ता है ये ब्रॉड लोड हो गया है या वो कच्चा हो गया है? कच्चा नहीं हुआ है। क्या होता है डिस्क का वो पर्टिकुलर रीजन जो है वीक हो जाता है और वो थोड़ा थिक हो जाता है। जैसे आप इसको साइक्लोफ्रेश के एग्जांपल से समझो, अगर आप उसको दबाओगे एक साइड से तो कैसे वो चपटा होता है, फैलता है, तो वैसे ही जब आप रिपीटेटिवली सेम एक्टिविटी कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, अगर सीए है, सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स हैं, सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, आईटी कंपनी में जो काम कर रहे हैं सिटिंग बहुत ज्यादा है, मतलब 6-6, 7-7 घंटे जो है कंटीन्यूअस सिटिंग होती है, तो उसके कारण क्या कंटीन्यूअस प्रेशर बने रहने से या टेढ़े बैठे रहने से उस प्रेशर आने के कारण जो है वो डिस्क वीक हो जाती है, वीक होकर के उसका सर्कमफ्रेंस जो है बढ़ने लग जाता है और एक साइड से बाहर की तरफ आने लग जाता है। तो ये कारण होता है ये बल्ज होने का, ये पूछ रहे थे ना, है ना, ये कारण है बल्ज होने का। अब जैसे आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है होती है सर्वाइकल और लंबर पेन। आजकल सर्वाइकल किनको होता है कि हो गया मोबाइल फोन की तरह, आगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है, जितना आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा आप, क्या होता है जब आप रील्स देखना शुरू करते हो ना, तो कब आपका 5 मिनट का आधा घंटा हो गया, आधे घंटे का 1 घंटा हो गया, आप खाना खाते खाते रील्स देखते हो, आपको पता ही नहीं है कि खाना खा लिया है नहीं खा लिया है। तो ये इट इज जस्ट लाइक द एडिक्शन। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जो है एक ही पोजीशन में बना हुआ रहता है। तो उस इन एक्टिविटीज के कारण जो है ये अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज होती है। ठीक है, अब जैसे लॉस ऑफ लोडोसिस, एक साइड के है, आगे है लॉस ऑफ लोडोसिस। अब लोडोसिस कर्व का सर्वाइकल में भी है, लंबर में भी है। जब ये कर्व, जैसे नेचुरल कर्व है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लें तो दिस इज द नेचुरल कर्व, ये नेचुरल कर्व किसका है? लंबर लोडोसिस, नेचुरल कर्व। तो ये सभी के होते हैं, सर्वाइकल के कर्व को लोडोसिस कर्व बोलते हैं। जब ये कर्व बढ़ जाए, एक्सलरेटेड हो जाए या ये कर्व स्ट्रेट हो जाए, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में दैट नेचुरल कर्व हैज बीन लूजिंग, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉस ऑफ लोडोसिस। अगर लंबर में है तो लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, सर्वाइकल में है तो लॉस ऑफ सर्वाइकल लोडोसिस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 वर्टिब्रास आर फ्यूज, अब इसमें कोई डिस्क है नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए इसमें कोई बल्ज, हर्निएशन, गैप कम ज्यादा नहीं होता। और सेक्रल और टेलबोन में जो भी डिफॉर्मिटीज होगी इट इज ऑल ड्यू टू द एक्सीडेंट। ठीक है, और इसमें कैफोसिस में क्या होता है? नेक्स्ट, कैफोसिस में क्या होता है? ये आपका थोरेसिक रीजन जो है बाहर की तरफ आने लग जाता है, ये शोल्डर्स बिल्कुल वेरी राउंडेड शोल्डर हो जाता है, और जब भी शोल्डर्स बाहर आएंगे तो लंबर में स्ट्रेन आने लग जाता है। तो ये नॉर्मल पोस्चर से डिफॉर्मिटी वाला पोस्चर जो है होने लग जाता है। अब ये इसका वीडियो है, इन दैट वीडियो यू आर गोइंग टू सी कि किस तरीके से लॉस ऑफ कैफोसिस जो है होता है। तो इसमें जब ये कैफोसिस होगा तो ये शोल्डर्स जो है राउंडेड हो जाएंगे एंड दैट बैक बिकम वेरी स्ट्रेट। तो लोडोसिस भी हो जाता है, कैफोसिस भी एक साथ हो जाता है। जैसे आपने माइंड इमेज खान मूवी अगर देखी होगी तो हाथ अपने आप पीछे जो है जाने लग जाता है, तो उस कंडीशन को जो है बोलते हैं लॉस ऑफ कैफोसिस कंडीशन।
तो उसमें ये रीजन जो है अफेक्टेड होता है और मल्टीपल रीजन्स में आपका कंप्रेशन होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब है स्कॉलिसिस। अब कई बार हम देखते हैं पुष्पराज वाला स्टाइल ऐसे करके, है ना, तो जिसमें भी आप शोल्डर्स जो है अनइवन होंगे, हिप जॉइंट अनइवन होंगे और जो सर जो है आपके एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कॉलिसिस एंड इट इज अ कर्वेचर रिलेटेड डिफॉर्मिटी। जब भी कभी इस तरीके से स्कॉलिसिस होगा या तो ये बाइबर्थ होता है, और अगर ये अडल्ट एज में अगर हो रहा है तो इट इज ड्यू टू द मल्टीपल बल्ज। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखो डमी मॉडल, इसमें अगर मैं बल्ज करूं नंबर में इस तरीके से, तो मल्टीपल बल्ज और हेडिएशन होने चाहिए तो जाके होगा। एक साइड से ज्यादा गैप हो जाएगा, मतलब एक साइड से ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी और एक साइड से ज्यादा कंप्रेशन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कॉलिसिस। तो स्कॉलिसिस कई बार लंबर में और थोरेसिक रीजन में एक साथ हो सकता है, तो इसको डायग्नोस करने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है, आप आइए इसको करिए। तो जब भी स्कॉलिसिस वाले पेशेंट मिले, पहली चीज इनको जब आप अर्धल आसन कराओगे, है ना, अर्धल आसन कराओगे आप बेटर दो तरीके से डायग्नोस करने का आपको तरीके बताऊंगा। इधर ध्यान दो आप लोग कि जब आप अर्धल आसन कराओगे तो इसमें शोल्डर्स ऊंचे नीचे हो जाएंगे, अनइवन हो जाएंगे और हिप जॉइंट अनइवन और आपको एक कर्व जो है दिखाई देने लग जाएगा। तो ये पहला तरीका है डायग्नोस करने का स्कॉलिसिस वाले पेशेंट्स का। दूसरा तरीका है सिर्फ खड़े। दूसरे तरीके में आप ये शोल्डर्स को सर ऐसे करके खड़े, जब आप ऐसे करके खड़े होंगे तो ये शोल्डर्स अनइवन और हिप जॉइंट्स जो है अनइवन होने लग जाएंगे और इसी पोजीशन में इधर फेस करके इसी पोजीशन पे अब इसी पोजीशन में आप आगे बढ़ो, आगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन ना आकर के एक कर्व आना जो है शुरू हो जाएगा। फिर इसमें एस बन रहा है, सी बन रहा है, दैट विल इंडिकेट कि भैया कौन से टाइप का स्कॉलिसिस है। तो ये एक फिजिकल तरीके से एग्जामिनेशन करने का तरीका है स्कॉलिसिस को। ये अधिकतर बाइबर्थ होती है, कंजेनिटल होती है, नहीं तो ये जिनको मल्टीपल बल्ज हो, हेडिएशन हो, तो उनको स्कॉलिसिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। या जो बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, घंटों टेढ़ी सिटिंग होती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, तो उनको स्कॉलिसिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये वीडियो प्ले करें। अब ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे तो जब बंद करने को तो दबा देगा। अब ये स्कॉलिसिस है, स्टॉप करें। अब इस स्कॉलिसिस में आप देखिएगा कैसे ये शोल्डर्स अनइवन है, हिप जॉइंट अनइवन है और यहाँ से जो ये कर्व्स हैं, जो आप स्पाइन का नेचुरल कर्व्स है, ये कर्व्स जो है लॉस होने में स्टार्ट हो जाते हैं। स्टॉप। अब देखिए ये आगे शोल्डर्स अनइवन आ गए और ये कुछ पोस्चर इस तरीके का है, तो ये एस जो है बन दैट इंडिकेट्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द स्कॉलिसिस। नेक्स्ट स्लाइड है। हां, स्लाइड नेक्स्ट नहीं हो, वीडियो का वीडियो हो वैसे पूरा प्ले होगा। तो ये है स्कॉलियोसिस। और एक जैसे ही आप ऐसे करके आगे लगोगे ना, तो एक साइड से हम कुछ ऐसा निकल आता है, दैट हम आल्सो इंडिकेट्स कि स्कॉलियोसिस है। आगे अब ये डायग्नोस करने का तरीका, आपको हम्प जो है दिखाई देगा एक साइड से, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्कॉलिसिस। अब इसमें शोल्डर, चेस्ट, ब्रेस्ट और वेस्ट ऑलवेज अनइवन, अगर ये ऊंचे नीचे हैं तो ये स्कॉलिसिस आप आंख बंद करके बोल दो और जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये कर्वेचर्स की पूरी जानकारी जो दी रहती है और स्कॉलिसिस कौन सा है, एक है, दो है, ये हमें क्लियरली पता चल जाता है। और ये डिग्री, जैसे आपको हमने डिग्री बताई थी, 40 डिग्री होता है आपके थोरेसिक का, लंबर का 45 होता है, तो दैट डिग्री हैज बीन इंक्रीज्ड 40 से 70। जब इतना इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इतना होना चाहिए कर्व के इतना हो गया, तो जिसके कारण जो है आपकी एक साइड से बॉडी जो है बैंड होने लग जाती है, ये स्कॉलिसिस होता है। बोन टाइप में बोन जो हम्प है ऊपर आकर उसमें आपकी रिब्स वाली बोन रहती है और आपका जो शोल्डर ब्लेड रहता है, आपका स्कैपुला, वो ऊपर की तरफ आने लगता है।
वही डिफॉर्मिटी में जो है आता है।